गुड मॉर्निंग। मैं वर्षा ठाकुर, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर, राजस्थान। आज मैं बीए सेकेंड ईयर की जो आपकी किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था, आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डॉक्टर पुखराज जैन, डॉक्टर कुलदीप फड़िया, आपका एक पेपर है। और पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में देखें। ये सिलेबस है आपके सामने। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उदारवादी राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद, गांधीवादी युग, असहयोग आंदोलन, इस तरीके से आपके 15 चैप्टर ये। और इसके पश्चात ये सर्वोच्च न्यायालय लास्ट में आपके 33वां चैप्टर है, भारतीय राजनीति की प्रकृति और निर्धारक तत्व। तो आज हम आपका जो पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसको पढ़ाएंगे आपके लिए। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, पहले तो ये जानना होगा कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद क्या है? जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो किस चीज़ का उदय हुआ, राष्ट्रवाद है क्या, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक और एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यानी राष्ट्र एक सोच है, एक सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक धारणा है। राष्ट्र शब्द से तात्पर्य उन लोगों के समूह से है जो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि में विभक्त होते हुए भी मानसिक और आध्यात्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। अर्थात अपने देश के प्रति लगाव, कर्तव्य निष्ठा, एकता की भावना, प्रेम की भावना ही क्या है, राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति लगाव, कर्तव्य निष्ठा की भावना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। तो हम राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इससे पहले हम पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करें कि भारत 16वीं सदी में भारत का जो समृद्धि थी या इसका जो गौरव था वो अपने उत्कर्ष पर था। और भारत की समृद्धि के कारण ही, प्रभावित होकर ही यूरोप के बहुत सारे देश भारत में व्यापार करने के लिए उत्सुक थे, लालायित थे। आपको जैसे जानते भी हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि भारत क्या था, एक सोने की चिड़िया था। इसका तात्पर्य क्या था कि भारत समृद्ध था और भारत का जो वैभव था वो सभी जगह विश्व में परचम लहरा रहा था। तो भारत की इस समृद्धि से प्रभावित होकर ही यूरोप के जो देश थे, जैसे ब्रिटेन है, डच है, पुर्तगाली है, फ्रेंच हैं आदि देश भारत में व्यापार करने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। तो इसी क्रम में सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 को, कब, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश साम्राज्य की थी एलिजाबेथ। क्या नाम है? ब्रिटिश साम्राज्य की एलिजाबेथ, यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी कंपनी सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो आपने 10th से पढ़ते रहते हैं, 9th से ही सामाजिक ज्ञान में। तो ब्रिटिश महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए क्या दे दिया, अधिकार प्रदान कर दिया। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत तेज़ी से प्रगति करती गई और इसी व्यापारिक प्रतियोगिता में धीरे धीरे अन्य कंपनियां जैसे कि पुर्तगाल, डच, फ्रेंच आदि भी भारत में अपना व्यापार करने के लिए भारत में उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इस तरीके से भारत में शक्ति राजनीति का खेल चल रहा था। शक्ति राजनीति का खेल का मतलब कि एक तरफ ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, दूसरी तरफ पुर्तगाली, डच, फ्रेंच आदि व्यापारिक कंपनियां भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। तो इस तरीके से इन सभी जो व्यापारिक जो कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां थी, इन्होंने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या कर लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया। कंपनी के इस तरह से शासन चलता रहा भारत में और लगभग 100 वर्षों में ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिसके कारण भारतीय जनता इन कंपनियों की प्रबल विरोधी बन गई। यानी कि कंपनी ने भारत में, चाहे वो देखें हम राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे सैनिक क्षेत्र में, ऐसे कार्य किए जिससे भारतीय जनता कंपनी की क्या बन गई, प्रबल विरोधी बन गई। तो इसमें हम पहला जैसे कारण हम देख सकते हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी की नीति, पहला पॉइंट देखा है
लॉर्ड डलहौजी की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि कंपनी का भारतीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया और उसने भारतीय जो क्षेत्र थे उनको हड़पने के लिए कठोरतापूर्वक नीति अपनाई और भारतीय जो देशी जो राजा थे या शासक थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इस तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन का इसको क्या बन गया, एक घोर विरोधी या शत्रु बन गया। दूसरा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया जा रहा था। धार्मिक जीवन में कैसे कि जो भारतीय थे उनको क्या उनको उनके धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था, उनको ईसाई बनाने की दिशा में कार्य ये लोग अंग्रेज कर रहे थे। तो इससे भारतीयों के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना पैदा हो गई। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, जो अंग्रेज थे वो किसानों का, श्रमिकों का, व्यापारियों का, इन सब का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। किसानों का लगान के माध्यम से इस तरीके से व्यापारियों का, श्रमिकों का दोहन हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। सैनिक क्षेत्र में हम देखें तो सैनिक क्षेत्र में अंग्रेज थे वो भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों का जो व्यवहार था वो क्या नहीं था, सही नहीं था और इससे भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा रुष्ट थे, असंतुष्ट थे। और एक वजह ये भी थी कि भारतीय सैनिकों को जो कारतूस होते थे वो दिए जाते थे, उन्हें चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से धर्म भ्रष्ट करने की चेष्टा अंग्रेज़ों के द्वारा की जा रही थी। इस प्रकार एक ऐसी परिस्थितियां चारों ओर से उत्पन्न हो गई जिससे कि अब विद्रोह करना निश्चित रूप से मतलब विद्रोह करना अब क्या हो गया कि विद्रोह अब होना ही था। इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस विद्रोह को अब टाला जाए। ऐसा कोई जो असंतोष था, जो असमानता थी या जो अत्याचार था अंग्रेज़ों का, वो सब चरम सीमा पर पहुंच गया और एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हुई जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो 1857 की क्रांति में जिन परिस्थितियों ने जन्म दिया उसके बारे में हमने अभी देखा। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप, आर्थिक रूप से शोषण और सैनिक क्षेत्र में असंतोष। आप पता होगा 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं। तात्कालिक कारण में हम ये कारण पढ़ते हैं सैनिक जो क्षेत्र में हुआ था कि भारतीय सैनिकों के लिए जो कारतूस दिए जाते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। मंगल पांडे नामक स्वतंत्रता सेनानी का नाम आपने सुना होगा 1857 की क्रांति से संबंधित। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति शुरू हुई। लेकिन जो 1857 की जो क्रांति थी जिस आशा के साथ वो 1857 की क्रांति शुरू हुई और ऐसा लगा कि हम इस विद्रोह के द्वारा हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा देंगे या यहाँ से अंग्रेज चले जाएंगे या अंग्रेज़ों के अत्याचार कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। और हुआ क्या कि 1857 की क्रांति विफल हो गई, असफल हो गई, सफलता को प्राप्त नहीं कर पाई। और इसके जो कारण थे उसमें कहीं ना कहीं आधुनिक जो हमारे पास शस्त्र नहीं थे, आर्थिक साधन नहीं थे हमारे पास, क्रांतिकारी की जो सेना थी उनमें एकता नहीं थी, संगठन का अभाव था, भारतीय शासक और वर्गों के आपस में सहयोग थे या कि राजा महाराजा आपस में एक नहीं थे। तो इस तरीके से इन सभी कारणों ने स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति को असफल कर दिया। 1857 की क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। लेकिन 1857 की क्रांति हम ये कह दें कि 1857 की क्रांति असफल हो गई और इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। 1857 की क्रांति यद्यपि मान सकते हैं कि एक असाधारण घटना थी, लेकिन अब अंग्रेज सचेत हो गए और उन्होंने ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि इस तरीके से तो भारतीय बगावत भी कर सकते हैं। तो अब अंग्रेज़ों ने भारत में जो कंपनी की जो बुराइयां थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुराइयां थी इनकी ओर ध्यान देना शुरू किया और इस तरीके से धीरे धीरे भारतीयों में अंग्रेज़ों की विरुद्ध विदेशी शासन जो विरोधी जो भावनाएं थी वो ज़्यादा प्रबल होती चली गई और इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया गया और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ।